हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मीमन। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। ये यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। इसके पहले के 4 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके पहले वाले पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, उनके वेव्स और उनके टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म। आपको पोस्ट मॉडर्निज्म से क्या समझ में आता है? एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि पहले जो मॉडर्निस्ट थॉट्स आते हैं 18, 19, 20th सेंचुरी में, उसको चैलेंज करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। एक क्रिटिकल थॉट की तरह एस्टेब्लिश होते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट्स। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो इवोल्यूट होते हैं, किस तरीके से इसका इवोल्यूशन होता है और क्यों होता है, वो भी हम समझेंगे। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोई साइंटिफिक थ्योरी है, या समझ लीजिए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, या फिर बिग बैंग थ्योरी है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, ये वर्ल्ड कैसे फॉर्म हुआ? क्या कभी आपने उसको जो है शक की निगाहों से देखा है? क्या कभी आपने न्यूटन के 3 लॉज को जो है शक की निगाहों से देखा है? क्या आपने कभी शक किया है कि ये सारी चीज़ें सच हो सकती है, झूठ भी हो सकती है? क्या ये चीज़ें जो है रिलेटिव भी हो सकती है एब्सोल्यूट ना होने के कारण? कुछ लॉज़ जो हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सल है, हो सकता है ये सच ना हो। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर आपने इस तरीके से कभी नहीं सोचा है तो ये आपको पोस्ट मॉडर्निज़्म सोचने के लिए मजबूर कर देगा। और यही जो है इसकी बेसिक फ़िलॉसफ़ी है और ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़िलॉसफ़ी होने वाली है। अगर आपने कभी पोस्ट मॉडर्निज़्म के तरीके से सोचा होगा तो आपको जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी के बारे में हम पर्टिकुलरली बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो है एक इवोल्यूशन होता है एक मूवमेंट का, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। और ये इसलिए आया क्योंकि मॉडर्निस्ट वैल्यूज आ चुकी थी। अब मॉडर्निस्ट वैल्यूज सबको बहुत अच्छे से पता है कि साइंस पे बेस्ड है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस। देखिए, 18, 19 सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी। हमें पता चल रहा था कि अर्थ के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, हमें पता चल रहा था कि अर्थ कैसी दिखती है, हमें पता चल रहा था कि अर्थ राउंड है, हमें पता चल रहा था कि सोलर सिस्टम कैसा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइम था और लोग जो है क्या कहते हैं, इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो है साइंस को बिलीव करने लग गए थे। इनफैक्ट साइंस का जो है बिलीफ इस टाइम पे आप देख सकते हैं 19, 20th सेंचुरी तक के। आप सोच सकते हैं कि आइंस्टीन, उसके बाद हम देख सकते हैं न्यूटन, और बहुत सारी डिस्कवरीज, टेलीफोन और उसके अलावा टेलीग्राम, कितनी सारी चीज़ें जो है इस टाइम पे निकल कर आ रही थी। तो इस तरीके से साइंस ने जो है डोमिनेट कर दिया था वर्ल्ड को। और कुछ लोग को साइंस के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सबको लग रहा था कि साइंस ही जो है वो अल्टीमेट थिंग है और साइंस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन साइंस ने जो है सबको हिला के रख दिया इन द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। और आपको पता है कैसे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है और पूरी तरीके से जो वर्ल्ड है वो तबाह होने के कगार पे आ जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है एटॉमिक बॉम्ब से। एटॉमिक बॉम्ब भी तो साइंस की देन थी। तो क्या अगर आप साइंस को यूज़ करते हो तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के प्रोग्रेस के लिए यूज़ करते हो? नहीं, साइंस को आप जो है ह्यूमन की डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं, साइंस को आप इतने एक्सटेंड तक यूज़ कर सकते हो कि पूरी ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए। तो उस टाइम पे ये लेट 20th सेंचुरी जो मूवमेंट था, इसमें ये चीज़ इवॉल्व होकर आती है कि भई साइंस से काम नहीं चलने वाला। हमें साइंस के अलावा भी कुछ चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम्पल आपको पहले भी बताया है इस बारे में कि इस टाइम पे जो है आइंस्टीन, न्यूटन जो है आइंस्टीन और न्यूटन ये बहुत ही अच्छे से बताते हैं कि अगर आप सिर्फ साइंस को लेकर चलते हो तो साइंस जो है वो क्या है? साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन। तो रिलीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पर रिलीजन की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि रिलीजन आपको मॉरल प्रिंसिपल सिखाता है। साइंस के चलते 1945 तक के हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली, लेकिन इतनी प्रोग्रेस करने के बाद हमने क्या किया? ठीक है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। उसके बाद भी आज तक उनके ऊपर, उनकी जनरेशन पे उनके अफेक्ट पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से साइंस ने जो है पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह करके रख दिया। तो आज भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने कुछ ना कुछ जो है एसेस लिखे होंगे, निबंध लिखा होगा, या फिर आपने कुछ भी तरीके का डिबेट किया होगा कि साइंस जो है वो क्या है, बून है या फिर एक गिफ्ट है, अभिशाप है, क्या है? तो आपने इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा होगा अभी तक के, या फिर डिबेट किया होगा। ये क्यों हम कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा टाइम था जब साइंस जो है अपना परचम लहरा रहा था और साइंस को चैलेंज करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद 20th सेंचुरी के बाद जो है
20th सेंचुरी के लेट 20th सेंचुरी में कुछ रिमार्केबल जो है ऑथर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स निकल कर आते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, साइंस इज़ नॉट इनफ, और साइंस जो है उसको बैक करना होगा बाय समथिंग मोर मोर सब्जेक्टिव, मोर समथिंग मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि साइंस जो है वो क्या होता है, साइंस इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। साइंस जो है कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहता है। साइंस इज नॉट साइंस इज नॉट समथिंग विच इज प्रूव्ड ऑफ वन फॉर वंस एंड फॉर ऑल, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप अगर समझिए तो सोलार सिस्टम को आप ले लीजिए, आपने साइंस पढ़ा होगा अगर 11th-12th में, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है सन को एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट माना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी इन रिसेंट रिसर्चेस ऐसा माना जाता है कि सन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है वो मूव कर रही है। तो सन भी जो है वो मूव कर रहा है, और उसके साथ जो है सारे प्लैनेट्स जो है वो भी मूव कर रहे हैं। तो किस तरीके से साइंस की जो थ्योरीज है, साइंस की जो फिलोसफीज है, वो टाइम के साथ इवॉल्व होती है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो इसी चीज़ को चैलेंज करते हैं। तो हम समझने वाले हैं कि क्या कोर प्रिंसिपल्स है पोस्ट मॉडर्निज्म के, और ये किस तरीके से अलग है मॉडर्निस्ट से। तो हम चीज़ें कुछ समझते हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्निस्ट थे, मॉडर्निस्ट आप समझ सकते हैं वो लोग जो साइंस पे बिलीव करते हैं, टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो उनका हमेशा से मानना था कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। व्हाट डज इट एम्फसाइज कि एक परफेक्ट रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप अनवील करोगे और वो रियलिटी कांस्टेंट रहने वाली है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और वो बिलीव ठीक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। लेकिन अब बाद में जाके पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है इसको अपोज करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं मानते कि कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे हो, मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है आपकी सब्जेक्टिव रियलिटी, एक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो सब्जेक्टिव रियलिटी को सपोर्ट करने वाले कौन है, सब्जेक्टिव रियलिटी को सपोर्ट करने वाले हैं हमारे पोस्ट मॉडर्निस्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट सब्जेक्टिव रियलिटी मतलब ये होता है कि हर चीज़ सब्जेक्टिव है। जैसे कि देख सकते हैं आप कि आपका जो नोशन ऑफ सक्सेस है आपकी लाइफ में, वो दूसरे इंसान का नोशन ऑफ सक्सेस नहीं होगा। आपका नोशन ऑफ सक्सेस जो है वो रिलेटिव है। हर एक इंसान की लाइफ में हर इंसान कुछ अलग करना चाहता है, उसका नोशन ऑफ सक्सेस आपके नोशन ऑफ सक्सेस से बहुत डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देर इज़ नो परफेक्ट नोशन ऑफ सक्सेस। तो आप सोच सकते हो कि आपको कुछ बनना है लाइफ में, किसी और को कुछ और बनना है। ठीक है, आपके जो ओपिनियंस है वो डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, आपके ओपिनियंस इतने भी डाइवर्स हो सकते हैं कि वो बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि सक्सेस जो अपने आप में एक सब्जेक्टिव रिलेटिव फिनोमेना है। तो वैसे ही जो है अब बात करते हैं कि जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, उसको क्या बताते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कि वो सब्जेक्टिव है। मीन्स वो बताना चाहते हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। मतलब साइंस जो है किसी चीज़ को प्रूव कर देती है और फिर बता देती है कि ये चीज़ जो है वो सही है। उसके कुछ सालों बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद क्या होता है कि उसके बारे में रिसर्च की जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइंस खुद को कॉन्ट्रडिकेट करती है। तो साइंस जो है अपने आप को जब कॉन्ट्रडिकेट करती है, तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जब साइंस जो है अपने आप को पहले प्रूव कर रही है और फिर कुछ टाइम बाद जाके खुद को कॉन्ट्रडिकेट कर रही है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट ये मानते हैं कि ये तो सब्जेक्टिव हो गया, मतलब कुछ भी तरीके की चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं है, देर इज नो ट्रूथ, देर इज नो रियलिटी। ऐसा मानना पोस्ट मॉडर्निस्ट का है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट का काम ही यही है कि वो जो ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी जो स्टैब्लिश करते हैं मॉडर्निस्ट, उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा जो है इमेच्योर रियलिज्म का टाइम है। मतलब ये है कि आप जो है ये जो भी चीज़ बता रहे हो, इसमें जो है आप श्योर नहीं हो और आप इसको जो है हम बिलीव नहीं कर सकते। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होती है। और उसके बाद हमें एक बहुत एमिनेंट राइटर मिलते हैं, जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। और वो जो है 1979 में एक पब्लिकेशन करते हैं, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। और उसमें वो बताते हैं किस तरीके से जो है मॉडर्निस्ट के अपोज में जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट इमर्ज होकर आ रहे हैं। वो ये मानते हैं कि जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो ये मानते हैं कि जो मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि भैया हम जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम क्यों ला रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस की तरह ला रहे हैं। मतलब अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जाएंगे,
अगर हम रैशनल होते जाएंगे, अगर हम साइंस में बिलीव करते जाएंगे, तो हम जो है ह्यूमन प्रोग्रेस करेंगे, हम ह्यूमन प्रगति करेंगे, ठीक है। मतलब ह्यूमन विल मूव टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, दैट इज देयर क्लेम। लेकिन लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो इसको बिल्कुल अपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि आपने जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर ही इसका एग्जांपल दे दिया था, आपने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वेंट कर दी, और साथ साथ वर्ल्ड वार 2 में और इसके बाद भी कितने आपने जो है वार करवा दिए, और उसमें जो है इतने सारे लोगों को मार दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो किस तरीके से आप बोल सकते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ह्यूमन का लाइफ का भला हो रहा है? ये पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम कर रहे हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो साइंटिफिक बिलीव्स को चैलेंज कर रहे हैं। वो बिलीव ये चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है ह्यूमन का प्रोग्रेस हो सकता है। और एक और बात समझने की आपको ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म कोई एक तरीके की सिंगल आइडियोलॉजी नहीं है या फिर कोई यूनिवर्सल फिलोसफी नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरेटिशियंस आते हैं, जैसे कि फ्रैंकोइस ल्यूटियार्ड, मिखाइल बाख्तिन, पॉल डे मैन, मिखाइल फौकल्ट, रोनाल्ड बार्थेस, जीनर बॉडीलैंड। बहुत सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से डिफर करेगी। कुछ लोग जो है किसी अलग तरीके से मॉडर्निस्ट क्लेम को चैलेंज करेंगे, कुछ लोग अलग तरीके से चैलेंज करेंगे। और एक और चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्कॉलर्स द्वारा जो है एक्सप्लेन किया गया है, वो हम समझते हैं। तो हम समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। मार्टिन हेडिगर एक जर्मन फिलोसोफर है और पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। वो ल्यूटार्ड के साथ मिलकर काम करते हैं और उन्होंने ये जो टर्म है पोस्ट मॉडर्न का, इसको जो है पॉपुलराइज किया। वो क्या मानते हैं? वो ये मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न का डेफिनेशन वो किस तरीके से देते हैं। वो ये मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न ये है कि आप जो है डिसबिलीव जाहिर कर रहे हो। डिसबिलीव मतलब यू डोंट बिलीव इन समथिंग विच हैव बीन प्रूव्ड। मतलब आप जो मेटा नैरेटिव्स है उसके अगेंस्ट जो है अपना बिलीफ डिसबिलीफ जो है वो जाहिर कर रहे हो। मतलब जितनी भी थ्योरीज एंड आइडियोलॉजीज जो अपने आप को बता रही है कि हम यूनिवर्सल है, उसको जो है वो जो है डिस्ट्रस्ट करते हैं, वो बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं करते। अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। जैसे कि फ्रेडरिक नीत्शे जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर है और पोस्ट मॉडर्निस्ट भी है। और वो सारे के सारे जो चीजें हैं, जो भी तरीके की मॉरल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, उसको वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। वो एक निहिलिस्ट है। निहिलिस्ट का मतलब क्या होता है? निहिलिस्ट मतलब होता है, निहिल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड निहिल, जिसका मतलब होता है नथिंग। वो मानते हैं कि ये जो दुनिया है इसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई बिलीफ नहीं है, और ये जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है। ठीक है। वो यहाँ तक के मानते हैं कि ये लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। जो मॉरल पॉलिटिकल फिलोसफीज है वो सब जो है फेक है। तो ये एक बिल्कुल ही एक्सट्रीम तरीके का पेसिमिज्म आपको देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम तरीके का जो है आपको पोस्ट मॉडर्निज्म देखने को मिल रहा है। और वो मानते हैं कि कोई भी तरीके का जो है पर्पस नहीं है लाइफ का एक्सेप्ट टू डिस्ट्रॉय। तो इस तरीके का भी जो है आपको पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर व्यू देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जो है इसके अलावा वो ये मानते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज के ऊपर जो है रीजन, एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक रीजनिंग की जो है वो जीत हो जाती है। इसके अलावा मिकाइल फौकल्ट जो बताते हैं, वो बताते हैं कि ट्रुथ जो होता है वो हमेशा सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। मतलब उनका ये मानना है कि साइंटिफिकली जो है वो चीजें कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, सोशली कंस्ट्रक्ट होगी। व्हाट डज इट एम्फसाइज इज कि वो बताते हैं कि आप जो है जो भी ट्रुथ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उसे आप सोशली कंस्ट्रक्ट करो rather देन मॉरली। और डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन वाला अप्रोच जो है वो भी इस तरीके से है। डेरिडा और रॉटी दोनों आपको इस तरीके के दिखेंगे। वो बताएंगे कि आपको कोई भी तरीके का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। मतलब ऐसा कोई कंसेप्शन नहीं होती, ऐसी कोई धारणा नहीं होती कि कोई पर्टिकुलर ट्रुथ है। तो ये डेरिडा रॉटी जो है वो इस धारणा को रिजेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक ही पर्टिकुलरली पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग हैं। एक है फ्रेडरिक नीत्शे जैसे, एक है डेरिडा रोटी जैसे, और एक है मिकाइल फौकल्ट जैसे। तो आपको जो है ये भी समझना होगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत डाइवर्स है अपने आप में और बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट जो है लोगों को कैटर करती है।
तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे अलग-अलग थिंकर्स अलग-अलग तरीके से थ्योरी सजेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन फ्रेम करो पोस्टमॉडर्निज्म की। इनफैक्ट जो स्कॉलर्स होते हैं जो कि पूरी तरीके से पोस्टमॉडर्निज्म आइडिया को पढ़ते हैं, समझते हैं और वो भी बताते हैं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई तरीके की डेफिनेशन इस तरीके के कॉन्सेप्ट के लिए ला सको। और एक्चुअली में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है ये सारी चीज़ों को लेकर। और वैसे ही जो है फ्रैंकोइस जो ल्योटार्ड है अपनी बुक में बताते हैं पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में वो बताते हैं कि जितने भी ग्रैंड नैरेटिव्स हैं वो सबको जो है वो चैलेंज करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इनफैक्ट वो बताते हैं एनलाइटनमेंट का जो क्लेम है उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं। वो वर्ल्ड जो है प्रोग्रेस कर रहा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो रिजेक्ट कर देते हैं कि साइंस को सब पता है, ये रिजेक्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है, इस तरीके को रिजेक्ट कर देते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो ऑफ कोर्स ये बात है वो ट्रुथ और नॉलेज का फाइनल सोर्स नहीं है। तो बेसिकली जो होता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म का आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा कि इसको एक तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। बट बाद में जाके जेन बेनेट करके 2004 में वो ट्राई करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाने की या समझने की, और वो 3 तरीके से पोस्ट मॉडर्निज्म को समझाते हैं। अगर आप वोकैबुलरी पे जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट आपको पड़ेगा। मैं आपको ईज़ी वे में समझा देती हूँ। फर्स्ट थिंग वो बताते हैं कि अगर मैं आपको एट द टर्म्स बताऊँ तो फर्स्टली एज अ सोशियोलॉजिकल डेजिग्नेशन फॉर एन एपोकल शिफ्ट इन द वे कलेक्टिव लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्किकल कंट्रोल टुवर्ड्स अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपको शॉर्ट में मैं समझाती हूँ। देखिए, ये क्या चैलेंज करना चाहते हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ले लीजिए, स्टेट ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, जुडिशरी ले लीजिए, एग्जीक्यूटिव ले लीजिए, पार्लियामेंट ले लीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको सबको वो चैलेंज करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर वो सबको चैलेंज कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर सोसाइटी किस तरीके की होगी? सोसाइटी जो है, आपकी जो सोसाइटी चली आ रही है वो एक हायरार्किकल सोसाइटी है, जहाँ पर आपके ऊपर जो है कोई इंसान है, उसके ऊपर कोई इंसान है। पर्टिकुलरली एक स्टेट में जो है डिफरेंट तरीके के फंक्शन सबको दिए गए हैं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है। तो ये तरीके का जो हायरार्किकल कंट्रोल है, ये एक इससे शिफ्ट होकर जो है वो चाहते हैं कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाए। नेटवर्क स्ट्रक्चर मतलब सब आपस में कनेक्ट हो जाए। कहीं न कहीं आपको ये जो है सोशलिस्ट की तरह दिख रहा होगा। बेसिकली क्योंकि ये पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को जब ये चैलेंज करके रिजेक्ट कर देंगे तो एक सिस्टम इस तरीके का आएगा जो कि नेटवर्क सिस्टम पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, क्लियर? सेकेंडली जो है वो क्या बताना चाहते हैं? सेकंड अगर मैं वर्बली बताऊँ उनकी लैंग्वेज में, तो सेकंड एज एन एस्थेटिक जेनर literature that experiments with non-linear narration, a playful architecture of mixed style, an appreciation of popular culture that complicates the distinction between high and low. I hope आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो इसमें, क्योंकि ये पॉइंट जो है जिस तरीके से लिखा गया है इट्स टू डिफिकल्ट। मैं आपको एक बहुत ईजी वे में बताती हूँ। देखिए, अगर आप इमेजिन करें उनका वर्ल्ड, अगर आप इमेजिन करें पोस्ट मॉडर्निस्ट का वर्ल्ड, अगर आप इमेजिन करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ रियलिटी। ये फिक्शन की बातें हो रही है। ठीक है, आपने कोई कहानियाँ पढ़ी होगी, उसमें जो है आप कुछ भी कर सकते हो। जब आप एक फिक्शन लिखते हो तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। आपको जो है क्या कहते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम रहती है। आप वर्ल्ड को उल्टा कर दो, सीधा कर दो, जो आपको करना है करो, आपकी पूरी लिबर्टी है, क्योंकि वर्ल्ड आपके हिसाब से चलता है। वहां पर आप अपने वर्ल्ड को इमेजिन करते हो। सिमिलरली वो जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है, जब वो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहे हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक इस तरीके से नरेट कर रहे हैं चीजों को जो कि पूरे रियलिज्म से बहुत दूर है, और बल्कि एक इस तरीके से जो है पूरी चीजों को वो ले रहे हैं जिस तरीके से फिक्शन होता है। ठीक है, और वो फिक्शन के तरीके से जो है उन चीजों को नरेट कर रहे हैं। और थर्डली वो फिलोसफिकल क्रिटिक ऑफ टेलियोलॉजिकल और रैशनलिस्ट कॉन्सेप्शंस ऑफ नेचर, हिस्ट्री, पावर, फ्रीडम एंड सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब ऑफ कोर्स ही बात है कि हमने जैसे कि ऊपर देखा कि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो हर तरीके के क्लेम को चैलेंज करते हैं, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। हर चीज को जो है उनका काम है चैलेंज करने का। तो आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट, अगर आपको उनको डिफाइन करना है, आप कैसे करोगे कि दे आर द फिलोसॉफिकल क्रिटिक। ठीक है, दे आर द फिलोसॉफिकल क्रिटिक ऑफ एवरीथिंग लाइक रैशनलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ नेचर, हिस्ट्री, पावर,
फ्रीडम एंड सब्जेक्टिविटी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म आपको तीनों वे में दिखेगा, बट इंटेंसिवली जो है थर्ड वे में दिखेगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एज अ क्रिटिक डेवलप हुआ ऑफ मॉडर्निज्म। देखिए, आपको अपने अभी तक की जितनी भी थ्योरीज पढ़ी होगी जो 400-500 सालों से इमर्ज हुई है, जैसे कि लिबरलिज्म, एनार्किज्म और मार्क्सिज्म, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो इमर्ज होती है। हर थ्योरी जब इमर्ज होती है उसका क्रिटिक जरूर इमर्ज होता है। तो वैसे ही जब मॉडर्निज्म इमर्ज हुआ तो उसके क्रिटिक में जो है पोस्ट मॉडर्निज्म भी इमर्ज होकर आता है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में अगर आप डिफरेंस देखने जाओ तो क्या डिफरेंस है वो जरा हम समझते हैं। एक टेबल हमको यहाँ पर दिया हुआ है जिससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। मॉडर्निज्म जो है वो फोकस करते हैं ग्रैंड नैरेटिव पे। मतलब मॉडर्निस्ट जो क्लेम करते हैं 18-19 सेंचुरी में, वो हर चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं थ्रू साइंस। आप डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देख लीजिए, आप बिग बैंग थ्योरी देख लीजिए, वो हर चीज को जो है एक ग्रैंड नैरेटिवली जो है उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वाइल पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या चाहते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है इसको स्केप्टिकली देखते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते इस सारी थ्योरीज को, वो रिजेक्ट करते हैं, वो मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडली, वो मॉडर्निस्ट जो है वो क्या देखते हैं, यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। मतलब एक चीज का पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होता है। जैसे कि आप देखते होंगे न्यूटन के लॉस, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और ऐसे बहुत सारे लॉस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मान लिए गए हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो वैसा नहीं मानते, वो मानते हैं कि एक ही चीज के बहुत सारे सच हो सकते हैं। मॉडर्निस्ट क्या मानते हैं, मॉडर्निस्ट मानते हैं कि लीनियर लॉजिक एंड रीजनिंग। ठीक है, कोई भी लॉजिक होगा तो उसका लीनियर लॉजिक होगा और इसकी रीजनिंग की जा सकती है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी कोई रीजनिंग है ही नहीं, ये जो पूरा नॉलेज सिस्टम है इसको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। मतलब हर इंसान अपनी तरीके से नॉलेज को इंटरप्रेट कर सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, और कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज सिस्टम होने की जरूरत नहीं है। और मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं, एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और होमोजेनिटी होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आप अगर साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस आप जो है वेस्टर्न मतलब अमेरिका में जो साइंस पढ़ोगे, आप जो इंडिया में साइंस पढ़ोगे, आप जो रशिया में साइंस पढ़ोगे, साइंस के कुछ जो है यूनिफॉर्म चीजें ली गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप केमिकल फॉर्मूलाज देख लीजिए, आप जो है केमिकल्स के नेम देख लीजिए। बेसिकली साइंस जो है वो चाहता है कि चीज़ों को यूनिफॉर्म करे और एक होमोजेनिटी जो है वो लाए। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो ऐसा नहीं चाहते। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो चाहते हैं कि एक पूरी तरीके से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और डाइवर्सिटी हमेशा ज़रूर होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। एक और तरीका है जिस तरीके से आप देख सकते हैं मॉडर्निज्म को और पोस्ट मॉडर्निज्म को, वो क्या है। देखिए, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 16-17 सेंचुरी तक के पहले यूरोप में जो एक सिस्टम हुआ करता था, पर्टिकुलरली एक सिस्टम हुआ करता था फ्यूडलिज्म का, एक सिस्टम हुआ करता था जो है कंजर्वेटिज्म का, एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो है सब लोग इक्वल नहीं ट्रीट किए जाते थे, और बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज इंडिया में भी और यूरोप में भी। तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो है एक ऐसी चीज समझ में आ रही थी कि एक तरीके से किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन्स का जो है डोमिनेशन है और बाकी सब लोगों का सब्जुगेशन है, सबऑर्डिनेशन है। लेकिन 17-18 सेंचुरी के बाद जब मॉडर्निस्ट थ्योरिस्ट आने लगे तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज दिए, जैसे कि मैकेवेली, मॉन्टेस्की, हॉब्स, लॉक, रूजो, वोल्टेयर, ये सब लोगों ने बहुत सारे आइडियाज दिए, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रैशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल इक्वालिटी, और बहुत सारे आइडियाज दिए। आपने अभी तक के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे आइडियाज पढ़ चुके होंगे। और साथ साथ जो है इमैनुअल कांट ये बताते हैं कि इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ गई है मॉडर्निटी आने के कारण। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ये सब लोग क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं हेजेमनी बनाना चाहते हैं। मतलब साइंस की और रैशनैलिटी के नाम पे वो हर चीज को चैलेंज करते हैं और वो अपनी हेजेमनी बनाते हैं। स्पेशली अगर आप वेस्टर्न थिंकर्स को देखोगे तो वो क्या करना चाहते हैं कि वो सारी पावर्स को चैलेंज करना चाहते हैं और अपनी पावर को कंटिन्यू करने के लिए वो ये बताते हैं कि हमने जो चीज बोल दी वो अनक्वेश्चनेबल है, क्योंकि हम रैशनलिस्ट हैं। हम जो है क्या करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ देते हैं, हम जो है चीजों को प्रूव करते हैं। तो इसलिए जो मॉडर्निस्ट क्लेम है उसको चैलेंज करना जरूरी भी था पोस्ट मॉडर्निज्म के द्वारा। अब जैसे कि हम देखते हैं अलेक्स डायर, मैट टाइनर क्या बताते हैं।
तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं वो इस तरीके की जो हेजेमनी है मॉडर्निस्ट की उसको चैलेंज कर देते हैं। वो कैसे चैलेंज करते हैं, वो यही बताते हैं कि भैया कोई एक तरीके का ट्रुथ नहीं होता है, आप जो है जिस तरीके से चीजों को बता रहे हो, हिस्टोरिकल प्रोसेस को बता रहे हो, ऐसा हुआ होगा, इतने साल पहले ऐसा ऐसा हुआ होगा, जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसे थे, जो भी चीजें आप बता रहे हो इसका कोई सिंपल वे नहीं है, आप जिस तरीके से बता रहे हो कुछ भी सच हो सकता है, आप जो है इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट यही मानते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं होती, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, बहुत सारी रियलिटीज हो सकती है, बहुत सारे सच हो सकते हैं, और लोग जो हो सकते हैं, लोग की खुद की सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती है और रियलिटीज हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मॉडर्निस्ट को जो है चैलेंज करना क्यों जरूरी था वो भी हम समझते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है बहुत सारी चीजों को चैलेंज करते हैं, जैसे कि समझते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि जिस तरीके की सोसाइटी बनी हुई है, सोसाइटी जिस तरीके से बनी हुई है और जिस तरीके का सिस्टम ऑफ नॉलेज बना हुआ है, वो बताया जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब इस तरीके से जो है चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ तक कि ये जो बुक है, बुक में क्या बताया जाता है, बाय बाय द बुक एलिसडायर मैकेंटायर अपनी बुक में बताते हैं आफ्टर वर्च्यू में, वो क्या बताते हैं कि 17 और 18 सेंचुरी में नॉर्थ यूरोपियन कल्चर ने क्या करना शुरू किया, नॉर्थ यूरोपियन कल्चर जो है अपनी पूरे वर्ल्ड पे हेजेमनी बनाने लग गया। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, आपने कभी ये चीज सोची है कि जो अर्थ होती है, आपने अर्थ में नदर्न पोल और सदर्न पोल कैसे डिसाइड किए? वैसे अर्थ के अंदर कोई नदर्न पोल सदर्न पोल होते ही नहीं है, कन्वेंशनली वो चीजें ली जाती है, क्योंकि जो यूरोपियन कल्चर था उस टाइम पे जो है एमिनेंट था, उन्होंने अपने जो कल्चर को नॉर्थ बना दिया और बाकी का दूसरा वर्ल्ड जो है वो साउथ हो गया। बेसिकली अर्थ पे कहीं लिखा नहीं है इट्स नॉर्थ या इट्स साउथ, वो जो है कन्वेंशनली लिया गया कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो बेसिकली साउथ कुड बी नॉर्थ, नॉर्थ कुड बी साउथ, इट्स जस्ट कन्वेंशनली। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है ये जो बुक में चैलेंज की जाती है। लेकिन ये जो अलिसडायर मैकेंटायर है, ये कोई पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चीजों को चैलेंज करते हैं कि किस तरीके से अपनी हेजेमनी जो है यूरोपियन जो लोग हैं वो बनाना चाहते हैं। तो 18 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे क्लेम्स थे जिसको एनलाइटनमेंट एज के नाम से बता दिया गया और उसको उस टाइम पे चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वहीं से उनकी जो है शुरुआत होती है और वो हर तरीके के मॉडर्निस्ट क्लेम को जो है चैलेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमारा एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि मॉडर्निस्ट क्लेम करते हैं देयर इज एन ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्लेम करते हैं दैट इट इज नॉट। सेकेंड पॉइंट है मॉडर्निस्ट क्लेम करते हैं रीजन एंड लॉजिक जो है वो यूनिवर्सली वैलिड होता है, जैसे कि लॉस। और बाकी जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट्स है और ये तभी वैलिड होता है जब कोई तरीके का पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन उस टाइम पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड जो है मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है, देखिए अब मॉडर्निस्ट जो है क्या मानते हैं कि मॉडर्निस्ट क्या मानते हैं कि जैसे कि साइंटिफिकली जो है साइकोलॉजी जो है आपकी डेवलप हो जाती है, जेनेटिकली आप डिटरमाइन हो जाते हो। तो मॉडर्निस्ट कहीं ना कहीं जो है साइंटिफिक रोल को इन्फ्यूज करते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है बर्थ से आता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी का जो पूरा का पूरा पार्ट है वो कैसा होता है, सोशली डिटरमाइन होता है, वो किस इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं कि ह्यूमन नेचर का कोई भी पार्ट जो है वो नेचुरली बर्थ से डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट ये है कि जैसे कि हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिखते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हिस्टोरियन अभी के जमाने में बैठ के आज से 2000 साल पहले के बारे में कैसे लिखते हैं? ठीक है, आपके दिमाग में डाउट आया होगा। तो वैसे ही साइंटिस्ट भी है, वो साइंटिस्ट भी जो है बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो आप सोचते होंगे कि ये क्या किस तरीके से दे रहे हैं, इनको कैसे पता? तो बेसिकली बेसिक आइडिया इज कि ये जो एक्सप्लेनेशन होता है इसको हम पूरी तरीके से सच नहीं मानते। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं ये सच हो सकता है या झूठ हो सकता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट ये बोलते हैं कि ये बिल्कुल सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से वो उसको डिक्लाइन कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मॉडर्निस्ट बिलीव करते हैं कि, तो मॉडर्निस्ट बिलीव करते हैं कि
आप साइंस को यूज करके, रीजन और लॉजिक को यूज करके आप जो है सोसाइटीज का जो है डेवलपमेंट कर सकते हो, एनलाइटनमेंट कर सकते हो, प्रोस्पेरस आप कर सकते हो सोसाइटीज को। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है इस तरीके से कोई विश्वास रखते नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो नहीं मानते कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज करने से कोई ह्यूमन बींग जो है बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जा रहा है या ह्यूमन बींग जो है बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मानते पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब बात करते हैं मॉडर्निस्ट जो है वो कुछ तरीके की थ्योरीज भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैंने आपको इसके पहले, आपने अगर मार्क्सिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है, मैंने आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बहुत अच्छे से समझाया था उसमें डायग्राम के थ्रू। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैंने आपको समझाया था कि मार्क्स किस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि जो जितना भी वर्ल्ड चला आ रहा है उसके अंदर किस तरीके की प्रोसेस हुई होगी। वो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूडलिज्म को कंसिडर करते हैं, सर्फडम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और अर्लियर टाइम में जो पेस्टोरलिस्ट हंटर्स थे तब उसको कंसिडर करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को कंसिडर करके वो जो है अपनी एक थ्योरी बनाते हैं। लेकिन इस तरीके की थ्योरीज को जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, मना कर देते, डिक्लाइन कर देते, रिजेक्ट कर देते। वो बोलते हैं कि आप कैसे अब यहाँ बैठ के ऐसा सोशल वर्ल्ड के बारे में थ्योरी बना रहे हो, कैसा हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली वो उसको सारे तरीके से जो है डिक्लाइन कर देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि मॉडर्निस्ट क्लेम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास पावर होती है कि वो नेचुरल वर्ल्ड को देखे, समझे, जाने, कुछ पता लगाए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, ठीक है। और ये नॉलेज को वो जस्टिफाई भी कर सकता है। आप देखते हैं कि फ्लावर्स रेड है, आप जो है कुछ खाना खाते हैं, ये टेस्ट इसका ये है, मीठा है, ये तेज है, ये कुछ भी इस तरीके से। तो आप जो है एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, आप एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो है चीजों को प्रूव कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो बोलता है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फिलोसॉफिकल फाउंडेशनिज्म पे वो बिलीव करता नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे फौकल्ट और डेरिडा के बारे में। तो माइकल फौकल्ट ने मना किया है कि वो पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पोस्ट मॉडर्निस्ट है। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरीके का प्रिंसिपल देते हैं। बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट देते हैं, एक है पावर और एक डिस्कोर्स। वो क्या बताते हैं कि डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स मतलब जब आप किसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हो, इन्फॉर्म डिस्कशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जो है आजकल के टॉपिक्स जो होते हैं डिबेट्स के, वो इस तरीके से बेस्ड होते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप, यू सपोर्ट और यू अपोज। तो बेसिकली आपको जो है कोई तरीके का टॉपिक ऑफ डिबेट दे दिया जाता है, तो पर्टिकुलरली आप जो है उसके बारे में डिबेट कर लेते हो, यू पुट योर थॉट्स। तो आप सोचते हो इट्स वेरी कैजुअल, ठीक है। लेकिन ये कैजुअल नहीं है, अकॉर्डिंग टू मिकाइल फौकल्ट ये कैजुअल नहीं है। क्यों कैजुअल नहीं है? आप जो आज के टाइम में, आज की जनरेशन में आप जो चीज को डिफेंड कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, वो आपकी इस टाइम की आइडियोलॉजी, इस टाइम की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। बेसिकली व्हाट आई मीन्स टू एम्फसाइज इज कि देखिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्राइम के बारे में डिस्कस करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो आप जो है आज के टाइम में आप सोच सकते हो कि जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप। तो बेसिकली वहां पर आप जो है, आप जो डिस्कस करोगे ये आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज सिस्टम से आप डिस्कस करोगे। तो बेसिकली ये जो इंटायर सिस्टम है ये आपके नॉलेज सिस्टम से बेस्ड है। आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो पढ़ा है, आपने जो समझा है, आपने जो जाना है दुनिया में आकर, वो सारी चीजों को यूज करते हुए आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, राइट। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो नॉलेज सिस्टम है ये कहाँ से आया, ये नॉलेज सिस्टम कहाँ से आया? तो बेसिकली उनके अकॉर्डिंग ये जो सारा का सारा नॉलेज सिस्टम है ये पावर है। तो पावर क्या है? नॉलेज है। मतलब जो हमारे डिस्कशंस होते हैं वो नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, डिस्कशंस तो नॉलेज पे बेस्ड रहेंगे, बट ये एक बहुत बड़ी बात है। उनके अकॉर्डिंग आप देखिए, आज के टाइम में अगर आपको कुछ डिस्कस करने के लिए बोला गया, ठीक है, तो आप जो है, आपके जो व्यू रहेंगे, आपके जो पर्सपेक्टिव रहेंगे वो बहुत डिफरेंट रहेंगे। अगर आप आज से 300 साल पहले का कोई डिस्कशन उठा के देख लो, उनका डिस्कशन का टॉपिक और उनका डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो बहुत डिफरेंट रहेगा। और वो जो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो उस टाइम की आइडियोलॉजी को, उस टाइम की जो सोसाइटी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और जो आपका आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो आपके आज की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये एक बहुत डीप बात है जिसके बारे में माइकल फौकल्ट बात करते हैं। अगर आपको इसको बारे में समझ में आ गया है तो इसके आगे आपको समझने में बहुत इंटरेस्ट फील आएगा।
तो माइकल फॉकल्ट 2 बुक लिखते हैं, एक लिखते हैं डिसिप्लिन एंड पनिश और एक लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। दोनों बुक बहुत इंटरेस्टिंग है इस बारे में कि वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी ने बहुत अजीब तरीके के वेज निकाल लिए हैं उन लोगों को हटाने के लिए जो उनके कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। जैसे कि वो बताते हैं कि सिख, बीमार इंसान, पुअर, गरीब इंसान, डिसेबल यानी कोई तरीके से डिफरेंटली एबल्ड, इंसेन यानी पागल इंसान, वो सबको जो है सोसाइटी ने जो है नए नए इंस्टीट्यूशंस बना लिए हैं, हॉस्पिटल बना लिए हैं, स्कूल बना लिए हैं, मेंटल असाइलम बना लिया है, प्रिजन बना लिया है और सैनिटोरियम बना लिया है और इससे जो है लोगों को डिसिप्लिन किया जा रहा है। अब आपको बड़ा कॉमन लगेगा कि भाई सही बात है, सिक इंसान तो हॉस्पिटल ही जाएगा, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि सिक इंसान हॉस्पिटल जाएगा, डिसेबल इंसान जो है कहाँ जाएगा। ये तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आप इन चीज़ों से नॉर्मलाइज हो गए हो। ठीक है, ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज से 2000-3000 साल पहले क्या हॉस्पिटल एग्जिस्ट करते थे, क्या स्कूल एग्जिस्ट करता था, क्या मेंटल असाइलम एग्जिस्ट करता था, क्या प्रिजन एग्जिस्ट करते थे? नहीं करते थे। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपने आज के टाइम में नॉर्मलाइज कर ली है वो एक टाइम पे नॉर्मलाइज नहीं थी और क्योंकि आपको वो इतनी नॉर्मलाइज दिखती है कि वो आप उसको देखते नहीं हो। बेसिकली अगर आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप कभी जो है क्या देखोगे, रोड पे अगर आप जा रहे हो तो आप कभी रोड को देखते हो कि मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये रोड कैसा है और ये रोड क्यों है? ठीक है, क्योंकि रोड आपके लिए नॉर्मलाइज्ड है। आप रोड पे आने वाली गाड़ियों को देख सकते हो, लेकिन रोड आपके लिए नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन क्या ये रोड 1000 साल पहले नॉर्मलाइज था? क्या ये रोड 2000 साल पहले नॉर्मलाइज था? नहीं था। तो बेसिकली आप जो है क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हटा देते हो, नज़रअंदाज कर देते हो, जस्ट बिकॉज इट इज़ सो मच नॉर्मलाइज्ड फॉर यू। अगर आप इसके डिटेल में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंसान को जो है वो बताना चाहते हैं कि कुछ तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया गया है और ये नॉर्मलाइज करना जो है इनको जो है मतलब आपके ऊपर कोई फोर्सफुली आपको नॉर्मलाइज नहीं किया गया, या आप विलिंगली जो है नॉर्मलाइज हो गए। कैसे, वो भी हम समझते हैं। तो आपका पूरा का पूरा जो नॉलेज सिस्टम है वो इस तरीके से बताते हैं फॉकल्ट कि आपका पूरा का पूरा जो नॉलेज सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन है कि आप जो है इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स बन गए हो कि आप अपने आप को ऑपरेस कर रहे हो। मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है उसके साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है। मतलब आपको जो है ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है आज के टाइम पे। आप जो है आप हर इंसान जो है क्या चाहेगा कि अगर एक चाइल्ड बॉर्न होता है उसको पर्टिकुलरली एक तरीके से थोड़ा टाइम बड़ा करना है, 3-4 साल की उम्र में उसको स्कूल में डाल देना है, फिर स्कूल से उसको कॉलेज में डाल देना है, फिर कॉलेज से उसको जो है जॉब दिलवा देना है, फिर उसकी शादी करवा देना है। तो बेसिक आइडिया ये बन गया है कि लोगों को इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया है कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो एक तरीके से ऑपरेस्ड हो चुके हैं, लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये है, वो ये बताना चाहते हैं फॉकल्ट कि आज के टाइम में डोमिनेशन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे भी आपको बहुत ज़्यादा हद तक डोमिनेट किया जा रहा है मॉडर्न लिबरल सोसाइटीज़ में। आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि आप नॉर्मलाइज हो चुके हो। क्यों नॉर्मलाइज हो चुके हो? वो बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में सर्विलेंस बढ़ गए हैं। आप हर जगह जाते हो आपको कैमरास मिलेंगे, हर जगह आप जाते हो आपको कुछ ना कुछ तरीके से पुलिस मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। आपके ऊपर सर्विलेंस जो है वो कहीं ना कहीं 24/7। आज आप देखते हो साइबर अटैक्स, आपकी जो है पोजीशन ट्रैकिंग, आपको जो है क्या कहते हैं आप कहाँ हो, किस कैसे हो, किस किधर हो, किससे बात कर रहे हो, आपका पूरा डेटा जो आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स में तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आप जो है यू हैव बिकम अ ओपन बुक। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप जिस मैसेंजर को यूज कर रहे हो उसके फाउंडर को पता होता है। आपकी डेटा की चोरी हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपको जो है पता नहीं है बिकॉज यू हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इन दिस सोसाइटी। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी एक तरीके से आपको पूरी तरीके से सर्विलेंस में ले चुकी है और ये रिजल्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो है मॉडर्नाइजेशन आया और मॉडर्नाइजेशन आने से जो है आपको जो है आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके ऊपर सर्विलेंस किया जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो बेसिकली वो पूरी तरीके से पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं मॉडर्निज्म का और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो मॉडर्निज्म है वो आपको ऑप्रेस करना चाहता है।
तो वो एक और आइडियोलॉजी देते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकन। कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकन ये बताता है कि स्टेट की डिजायर है कि आपको मॉनिटर करे, कंट्रोल करे, सर्विलेंस करे, और स्टेट ये बड़ी आसानी से फुलफिल कर पा रहा है और आपको ये चीज पता भी नहीं चल रही है। और इसी के साथ एक और की फिगर है डेरिडा। डेरिडा जो है वो बताते हैं कि जिनकी राइटिंग्स में पूरी तरीके से शक भरा हुआ है, वो बताते हैं कि किस तरीके से वो डिस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि ट्रुथ जो होता है, ट्रुथ वो किस तरीके से फॉर्म होगा, डिस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। मतलब आपने कोई एक लॉजिकल चीज बना ली है, आप जब तक उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करोगे, जब तक जो है वो चीज नया ट्रुथ नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, बेसिकली उनका मतलब होता है कि लॉजिकल का मतलब ही होता है कि डिस्ट्रक्ट करना, लॉजिकली खुद को इरोड करना। ठीक है, वो क्या बिलीव करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको आप बहुत सारे वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो, और ऐसा कोई है ही नहीं। तो बेसिकली ऐसा उनके अकॉर्डिंग कोई ऐसा पर्टिकुलरली ये नहीं है कि ये टेक्स्ट का यही मतलब निकलेगा। उनका कहना है कि हर टेक्स्ट को अलग अलग वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है और कोई तरीके का करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो है वो अनफीजिबल है। उनके अकॉर्डिंग अगर आप कोशिश कर रहे हो कि अगर आप एक टेक्स्ट को जो है बिल्कुल सही तरीके से पढ़कर बताओगे, बिल्कुल सही मतलब निकालोगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी सही तरीके का मतलब नहीं होगा, हर इंसान का अपना अपना मतलब होगा। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि हर तरीके का सोशल फिनोमिना, रिवॉल्यूशन, वार, रिलेशन बिटवीन सेक्सेस, ये सारी चीजें जो है ये हर इंसान की ट्रुथ हो सकती है, मतलब सब्जेक्टिव हो सकती है। बड़े ही स्केप्टिकल तरीके से उन्होंने हर चीज को एक्सप्लेन किया है अपनी ही बुक में। तो जो डेरिडा का आइडिया है वो ये भी चैलेंज करता है कि जिस तरीके की फाउंडेशन और हायरकरी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में स्टैब्लिश हो चुकी है, उसको भी चैलेंज करता है, और साथ साथ इसको भी चैलेंज करता है कि आप किसी भी चीज को जो है मीनिंग दे देते हो, अक्रेडिशन दे देते हो, इसको भी वो चैलेंज करता है। अब ये सारी कहानी तो हो गई भाई, पोस्ट मॉडर्निज्म ने बहुत ज्यादा चैलेंज कर दिया, क्रिटिक कर दिया जितने भी रैशनलिस्ट आइडियाज है, फेथ है, मॉरल बिलीव्स है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज को जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट ने जो है चैलेंज कर दिया। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निज्म का भी तो क्रिटिक बनेगा, पोस्ट मॉडर्निज्म को भी जो है वो क्रिटिक करना होगा। तो कौन करेगा क्रिटिक पोस्ट मॉडर्निज्म को? तो हम क्रिटिक पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का। तो पोस्ट मॉडर्निज्म को इस तरीके से चैलेंज किया जाता है कि उनके जितने भी आइडियाज है वो सब रिलेटिविज्म पे बेस्ड है और एंटी फाउंडेशनलिज्म पे बेस्ड है। मतलब अगर आप हर आइडिया को बता दोगे कि ये सच ही नहीं है, ये ट्रूथ ही नहीं है, इसका बिल्कुल बात ही नहीं हो सकती, ये तो यूनिवर्सल पॉलिटिकल वैल्यू हो ही नहीं सकता, तो आप हर चीज को अंडरमाइन करोगे, तो आप बिलीव किस पे करोगे? मतलब आप बोलोगे कि जितनी भी हिस्ट्री है इनजस्टिसेस की वो सब जो है झूठ है। आप ये मानोगे नहीं कि जो एनलाइटनमेंट आई है उसको आप नहीं मानोगे, अगर आप रैशनैलिटी को नहीं मानोगे। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है अपने आप को, जो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो है, इसको पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत हद तक के चैलेंज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है पोस्ट मॉडर्निस्ट की कि हर पोस्ट मॉडर्निस्ट एक दूसरे से बहुत अलग है। कोई जो है डिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, कोई जो है निहिलिस्टिक अप्रोच रख रहा है, कोई अलग अप्रोच रख रहा है, सब जो है बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। तो बेसिकली क्या है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट का कोई अपने आप में जो है कोई पर्टिकुलरली जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है कि वो क्या चाहता है, उसको खुद को ही नहीं पता कि वो क्या चाहता है। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है उनके पास नहीं है। बेसिकली उनके पास ये जो है एक और चीज, अगर आप सारे मॉडर्निस्ट आइडियाज को हटा देते हो तो आप फिर किस चीज पे बिलीव करोगे? वो भी उनके पास नहीं है। तो इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट को जो है बिलीव नहीं किया जाता, उनको अक्सर जो है निहिलिस्टिक कहा जाता है, मतलब निराशावादी, बिल्कुल पेसिमिस्टिक, उनकी जीने का कोई मकसद नहीं है, उनके लिए लाइफ मीनिंगलेस है। या फिर उनको इमोरल कहा जाता है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि कुछ सच ही नहीं है, कुछ झूठ ही नहीं है, वो बता रहे हैं कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो वो उनको इमोरल बता दिया जाता है। और उनको बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप जो है कोई सच को मानोगे नहीं, तब तक आप पॉलिटिक्स किस तरीके से करोगे? तो पोस्ट मॉडर्निज्म के क्रिटिक यही है कि उनको ये जो है उनको डिनाउंस कर दिया जाता है, पोस्ट मॉडर्निस्ट को जो है अभी बिलीव नहीं किया जा रहा। एक टाइम हो सकता है जब पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर और ग्रोथ हो जाए, और फिर हो सकता है कि बहुत सारे क्रिटिक्स को वो ओवरकम कर ले।
अब हम आज इसका लास्ट जो है पार्ट पढ़ेंगे, वो है कंक्लूजन, और इसके साथ हमारा जो है 4th चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। और कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट में कि हमने अभी तक के क्या पढ़ा। तो बेसिकली जो पूरा जो पोस्ट मॉडर्निज्म का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो क्या निकल कर आता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली क्यों निकल कर आता है वो भी बताती हूँ। तो बेसिकली क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखते हैं, आप 1990s के बाद देखते हैं, तो आपको एक यूएस का हेजिमनी देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनका हेजिमनी हो जाता है। पूरे वर्ल्ड में न्यू कॉलोनिज्म फैल जाता है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जैसा वो चाहते हैं वो चीज़ जो है डोमिनेट करती है। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में आज पढ़ाई कर रहे हो, वो चीज़ देख लो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, चाहे आप टाई पहन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो है आपने उनके कल्चर से ले ली है। तो बेसिकली इनका ये सारा काम करने का मकसद यही था कि जो हेजेमनी है ये वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो कि पूरे वर्ल्ड पर हो चुकी है, और ये लोगों को रियलाइज भी नहीं होता। आप देख सकते हो 90% ऑफ लोग आजकल इंडिया में, वी सेलिब्रेट एथनिक, कल्चरल, रेशियल चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड की। जीन्स पहनना, इट्स एन वेस्टर्न फिनोमिना। इनफैक्ट टॉकिंग इन इंग्लिश इज अ वेस्टर्न फिनोमिना। और कितनी सारी चीज़ें, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेस्टर्न फिनोमिना, ये जो डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी, वेस्टर्न फिनोमिना। हर चीज़, कैपिटलिज्म, वेस्टर्न फिनोमिना। आप एंडलेस चीज़ें काउंट कर सकते हो जो आपको रियलाइज नहीं होती। स्कूल स्कूल द फॉर्म ऑफ स्कूल वी आर हैविंग राइट नाउ इज द वेस्टर्न फिनोमिना। तो बेसिकली हर चीज़ आप वेस्टर्न के ऊपर चल रहे हो, लेकिन विदाउट इवन रियलाइजिंग दिस। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो जाता है कि ये जो पूरी तरीके की जो हेजिमनी है, इसको चैलेंज करने के लिए जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट आते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट इसलिए आते हैं ताकि लोग जो है अपने खुद का जो है क्योंकि जब साइंस आ गया तो जो भी आइडिया साइंस के खिलाफ जाता था तो उसको जो है कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो इसलिए ही जो है क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है चाहते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, वो अपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके। और जो है जितने भी मतलब जो साइंस के अगेंस्ट भी आपके आइडियाज जा रहे हैं तो आप उसको एक्सप्रेस करो। और इससे जो है पोस्ट मॉडर्निज्म से लोगों को एक नया मूवमेंट मिला, वो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मतलब आप जो है अपनी खुद की पहचान बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो साइंस ने बोल दिया है वही बोल दिया है। तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म तो मैंने आपको बताया ही कि वो मानते हैं कि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, और विद द एडवेंट ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब कोई कोई नई चीजें को डिस्कवरी होने के कारण जो है जो सोशल पॉलिटिकल चीजें हैं वो चेंज होते जाती है। आप अगर हिस्ट्री को देखें, समझे, जाने, पढ़े, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले समझाया था थ्योरी ऑफ एलियनेशन में, किस तरीके से जो है मशीनरी का सिस्टम, द फोर्डिज्म, टेलरिज्म, मतलब किस तरीके से जो है कन्वेयर बेल्ट का जो सिस्टम आया, उससे लोगों के अंदर सोशल एलियनेशन आने लग गया। मशीन का एक सिस्टम, फैक्ट्री का एक सिस्टम किस तरीके से लोगों की सोशल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, इसका परफेक्ट एग्जांपल हमने एलियनेशन के कॉन्सेप्ट में समझा था। तो बेसिकली वो ये बताना चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रुथ नहीं होता, और जैसे जैसे कोई भी डिस्कवरी होती जाती है तो ये पॉलिटिकल और सोशल इवेंट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। और इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबकी बात सुनो और डिबेट्स करो, और डिबेट्स को वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।